नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के अरमानों पर सुप्रीम कोर्ट ने फेरा है पानी। आपके लिए बता दें कि एक याचिका को लेकर ममता बनर्जी पहुंची थी सुप्रीम कोर्ट, वो भी नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी को लेकर, जिस पर सुनवाई करने से सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया है ममता सरकार को और कहा है कि सुप्रीम कोर्ट आने से पहले ममता को सरकार जो है इस याचिका को लगाए हाई कोर्ट में। दरअसल मामला यह है कि आसनसोल में नेता प्रतिपक्ष और भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता शुभेंदु अधिकारी ने आसनसोल में एक कार्यक्रम किया जिसमें 5000 से ज्यादा गरीबों को कंबल बांटने का काम किया गया था। जिसके बाद यहां इसी कार्यक्रम में कंबल लेने के चक्कर में तमाम जो लोगों की भगदड़ मच गई और इसी भगदड़ में 3 लोगों की मौत हुई और 5 लोग हो गए घायल। और उसी पूरे मामले को लेकर जब ममता बनर्जी ने शुभेंदु अधिकारी को एक सबक सिखाना चाहा और उन्होंने सोचा कि इस पूरे मामले को वो सुप्रीम कोर्ट लेकर जाएंगी, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी, पर सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया है और कहा है कि पहले ममता बनर्जी इस पूरे मामले पर याचिका हाई कोर्ट में लगाएं, कलकत्ता हाई कोर्ट में लगाएं। अगर आसनसोल के इस प्रोग्राम की भी बात की जाए तो जिस समय पर भगदड़ मची उस समय पर अधिकारी और नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी स्टेज पर मौजूद नहीं थे, वो लोग वहां से जा चुके थे। जिसके बाद ये भगदड़ वहां पर शुरू हुई है और लोगों की मौत हुई है। जहां एक तरफ ममता बनर्जी ने इस पूरे मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट आना चाहा, पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो ममता बनर्जी के अरमान थे उस पर पूरी तरीके से पानी फिर चुका है। इसी के साथ हम आपको ये भी बता दें कि जहां एक तरफ ये पूरा मामला जो है वो सामने आया है हाई कोर्ट में जाने के लिए कह दिया है, तो वहीं दूसरी तरफ हाई कोर्ट ने शुभेंदु अधिकारी के एक मामले की सुनवाई के दौरान फैसला दिया कि उनके खिलाफ राज्य सरकार और मुकदमे दर्ज नहीं कर सकती है। ये भी एक बड़ी बात है, बड़ा एक फैसला जो है वो शुभेंदु अधिकारी के पक्ष में लिया गया, जिसको लेकर आज ममता बनर्जी को बड़ा झटका जो है वो सुप्रीम कोर्ट से लगा। इसी के साथ हम आपको ये भी बता दें कि 8 दिसंबर को कलकत्ता हाई कोर्ट ने शुभेंदु अधिकारी के खिलाफ दर्ज कुल 17 मुकदमों पर रोक लगाते हुए फैसला दिया कि बिना कोर्ट की इजाजत के शुभेंदु अधिकारी के खिलाफ राज्य सरकार कोई मुकदमा नहीं दर्ज करेगी। हाई कोर्ट ने इसी फैसले के खिलाफ राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट आई थी और हाई कोर्ट के आदेश को रद्द करने मांग भी की गई थी। यानी कि एक तरफ कलकत्ता हाई कोर्ट की तरफ से ममता बनर्जी को बड़ा झटका, तो वहीं दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट की तरफ से याचिका पर ना सुनवाई करना, कहीं ना कहीं ममता बनर्जी के उन अरमानों पर पानी फेरना है जिसको लेकर वो शुभेंदु अधिकारी को जेल भेजने की फिराक में थी। पर यहाँ पाला जो है वो उल्टा पड़ता हुआ नजर आ रहा है। जिस तरीके से 2 झटके ममता बनर्जी के लिए सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट से लगे हैं। इसी के साथ पश्चिम बंगाल में पश्चिमी वर्धमान जिले के आसनसोल में जो कंबल बांटने का प्रोग्राम था जिसके बारे में हम आपको बता ही चुके हैं, और इसी के साथ शुभेंदु अधिकारी के खिलाफ याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज किया है। पश्चिम बंगाल में भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी द्वारा ये जो कार्यक्रम किया गया है इसमें प्राथमिकी दर्ज कराने के लिए भी ममता बनर्जी की सरकार की तरफ से कहा गया था। जहां एक तरफ मुश्किलें खड़ी करना चाहती है ममता बनर्जी शुभेंदु अधिकारी की, जो कभी उनके ही राइट हैंड हुआ करते थे, पर 2020 में हुए विधानसभा चुनाव के बाद किस तरीके से ममता बनर्जी से छूटकर आज वो भारतीय जनता पार्टी में एक बड़े नेता हैं, नेता प्रतिपक्ष हैं, और ये बात ममता बनर्जी के लिए सबसे ज्यादा खटकती है और इसीलिए वो शुभेंदु अधिकारी को लेकर लगातार बयानबाजी या फिर उन्हें जेल में डालने का प्रयास करती हुई नजर आती है। जिस तरीके से 2021 में हुए विधानसभा चुनाव से पहले ही शुभेंदु अधिकारी ने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा था। और अगर हम बात करें ममता बनर्जी को किस तरीके से शुभेंदु अधिकारी ने उनकी ही सीट से हराया, ये बड़ी बात है कि जहां ममता बनर्जी लगातार डेरा डालकर बैठी रही और उन्होंने कहा कि इस बार पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार फिर एक बार रिपीट करेगी। भारतीय जनता पार्टी बाहर के नेता हैं, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर अमित शाह तक को निशाना बनाया गया, पर उसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी ने विधानसभा चुनावों में एक अच्छा प्रदर्शन किया और आज उन्हीं तमाम चीजों को लेकर ममता बनर्जी हर बार केंद्र सरकार को घेरती हुई नजर आती है।
खैर, अगर बात हम शुभेंदु अधिकारी की भी करें तो जहां एक तरफ शुभेंदु अधिकारी को जेल में डालने का प्रयास लगातार ममता बनर्जी की सरकार करती हुई नजर आ रही है, तो शुभेंदु अधिकारी ने भी अभी कुछ दिन पहले दिया था एक बड़ा बयान। उन्होंने कहा था कि ममता बनर्जी की जो सरकार है वो भ्रष्टाचारों से भरी हुई है। जिस तरीके से लगातार ममता बनर्जी की सरकार के जो बड़े नेता हैं एक के बाद एक वो जेल जा रहे हैं, करोड़ों का भ्रष्टाचार हो रहा है, पशु तस्करी का मामला हो और या फिर शिक्षा भर्ती घोटाले का मामला हो, कि किस तरीके से इन दोनों ही मामलों में ममता बनर्जी के नेताओं की मुश्किलें लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही हैं और ईडी और सीबीआई दोनों ही एजेंसियां इस पूरे मामले में जांच कर रही है। जहां एक तरफ पशु तस्करी का मामला है तो वहीं दूसरी तरफ शिक्षा भर्ती घोटाले का मामला, जिसमें अभी तक ममता बनर्जी के जो मंत्री हैं वो जेल में बंद हैं इस पूरे आरोप में कि किस तरीके से तमाम बच्चों की पढ़ाई के साथ खिलवाड़ किया गया सिर्फ और सिर्फ करोड़ों रुपए कमाने के लिए। और इसी के साथ अगर ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी की बात की जाए तो कोयला घोटाले को लेकर उनकी भी मुश्किलें लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। जिस तरीके से केंद्रीय एजेंसियां लगातार उन्हें समन भेजती हुई अभी नजर आई हैं और इसी के साथ अभिषेक बनर्जी की बीवी को भी समन भेजा गया था ईडी की तरफ से, और इसी पूरे मामले को लेकर अभिषेक बनर्जी की साली को भी विदेश जाने से रोक लिया गया था। यानी कि ममता बनर्जी के सिर्फ नेता ही नहीं, मंत्री भी नहीं, इसके अलावा परिवार पर भी केंद्रीय एजेंसियों की जांच आ रही है, जिसको लेकर वो भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधती रहती हैं और कहती हैं कि ममता बनर्जी की सरकार को या फिर जहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है उसको निशाना बनाया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। चाहे फिर वो मामला किसी भ्रष्टाचार का हो या फिर टीएमसी के गुंडों द्वारा पश्चिम बंगाल में किसी की जान ले लेने का मामला हो, हमेशा ही ममता बनर्जी केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहराने का काम करती है। और यही चीजें नजर आई थी 2 मई 2021 को ही घटना को लेकर कि किस तरीके से पश्चिम बंगाल के नंदीग्राम से लेकर हर जगह पर टीएमसी के जो कार्यकर्ता हैं उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के घरों में किस तरीके से आग लगा दी थी, जिससे लोग जो हैं वो अपना घर छोड़ने के लिए मजबूर हो गए थे और 1 लाख से ज्यादा लोग असम पलायन करने के लिए तैयार थे और वहां पर भी बॉर्डरों पर यानी कि अपनी जान बचाने के लिए पश्चिम बंगाल को छोड़कर वो लोग चले गए थे, जिसको लेकर आज भी भारतीय जनता पार्टी लगातार हमलावर नजर आती है ममता बनर्जी सरकार पर। और ममता बनर्जी सरकार जो है वो पश्चिम बंगाल में काफी सालों से चल रही है और इस बार भी ममता बनर्जी अपनी सरकार बनाने में एक तरफ सक्षम रही है तो वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी का जो पैरा है वो भी लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है पश्चिम बंगाल में। जिसके साथ अगर हम बात करें तो बीजेपी दावा करती है कि सरकार टूटने वाली है, तो वहीं ममता बनर्जी का कहना है कि सरकार जो है वो लंबे समय तक चलेगी क्योंकि हम विकास और तमाम चीजों पर पश्चिम बंगाल में ध्यान दे रहे हैं, पर जमीनी हकीकत जो है वो पश्चिम बंगाल से कुछ और ही नजर आती है। जिस तरीके से एक के बाद एक मामले जो है वो पश्चिम बंगाल से नजर आते हैं, कभी रोहिंग्या तो कभी बॉम्ब ब्लास्ट तो कभी इस तरीके की चीजें जो है वो सामने पश्चिम बंगाल से आ रही हैं, जो कि खुद अपने आप में पश्चिम बंगाल की अर्थव्यवस्था से लेकर सुरक्षा के मामले को लेकर एक संदेह खड़ा करती है कि किस तरीके से बीएसएफ के मामले को लेकर भी ममता बनर्जी ने विरोध किया था और कहा था कि बीएसएफ का दायरा केंद्र सरकार को नहीं बढ़ाना चाहिए। यानी कि बीएसएफ को लेकर भी ममता बनर्जी ने इस तरीके से विरोधी बयान दिया और इसके साथ भारतीय जनता पार्टी को लेकर यह कहना कि केंद्र सरकार जो है वो सिर्फ और सिर्फ हमारी सरकार को तोड़ने का इस तरीके से प्रयास कर रही है, पर जो भी प्रयास किए जा रहे हैं वहां पर सिर्फ ममता बनर्जी ही फंसती हुई नजर आ रही है, चाहे फिर वो मामला सीएए का हो या फिर भ्रष्टाचारों का मामला हो, जिसमें अब लगातार ममता बनर्जी के नेताओं का नाम सामने आ रहा है। कितनी और चीजें जो है वो इन पूरे मामलों को लेकर सामने आएंगी ये भी खैर देखने वाली बात है, क्योंकि जिस तरीके से आज ममता बनर्जी को लेकर और ममता बनर्जी, शुभेंदु अधिकारी और वहीं अगर हम भारतीय जनता पार्टी के तमाम और नेताओं की बात करें तो वहां पर जो लड़ाई है वो दोनों पार्टियों की ही नजर आती है, क्योंकि आज वहां लेफ्ट भी जो है वो कमजोर पड़ता हुआ नजर आ रहा है ममता बनर्जी सरकार के सामने। जिस तरीके से एक तरफ कहा जाता है कि तानाशाही चल रही है तो वहीं दूसरी तरफ ममता बनर्जी तानाशाही का नाम केंद्र सरकार को देती है। खैर, इस पूरे मामले पर आपकी जो भी राय हो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। धन्यवाद।